नमस्ते आदाब। मैं ललित बैरागी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूनिट 10 के अंतर्गत प्रमुख आयोग की चर्चा कर रहे थे, जिनमें से हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटी। ठीक है, तो आज एनजीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, तो आज हम जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसके अंतर्गत सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, गठन एवं संरचना के बारे में देखेंगे, नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तें, कार्य एवं शक्तियां और अन्य डायमेंशन जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पृष्ठभूमि जान लेना आवश्यक है कि आखिरकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना से पहले जो पृष्ठभूमि भारत में निर्मित हुई थी वो कौन कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों कि पर्यावरण एक संवेदनशील मुद्दा है और पर्यावरण एवं उसके जो संसाधन है वो मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसी संदर्भ में प्रयास वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम प्रारंभ हुए और वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जून 1972 में एक सम्मेलन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, चूंकि ये स्टॉकहोम में हुआ था इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं। और जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है, हम 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं उसका निर्णय भी किस सम्मेलन में लिया गया था, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में ही लिया गया था। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन समय समय पर हुए, जैसे रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सम्मेलन वैश्विक स्तर पर हुए। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर चर्चा करें तो आपको पता है अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार की बात करता है। और इसी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मेनका गांधी बनाम भारत संघ के जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। ठीक है, तो ये चर्चा किस में की गई? आर्टिकल 21 में की गई। उसी प्रकार आर्टिकल 323 बी क्या कहता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो क्या करेगी? श्रम और पर्यावरण आदि विषयों को लेकर अधिकरण बनाएगी। मतलब श्रम और पर्यावरण से संबंधित क्या बनाएगी? अधिकरण बनाएगी। तो कहीं ना कहीं एनजीटी की जो मूल भावना है वो हमें कौन से अनुच्छेद में दिखाई देती है? वो दिखाई देती है अनुच्छेद 323 बी में, जिसमें यह कहा जाता है कि संसद श्रम एवं पर्यावरण आदि विषयों के लिए क्या बनाएगी? अधिकरण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वैश्विक स्तर पे तो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन देखा जून 1972 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा गया। और रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो 1992, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 1992 में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में ये आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है और इसी जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। साथ ही साथ अनुच्छेद 323 बी संसद श्रम पर्यावरण आदि विषयों को लेकर अधिकरण बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। किसको लेकर अधिकरण बनाएगा? पर्यावरण को लेकर अधिकरण बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 48 का, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो वो ये नीति निर्देशक तत्वों में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ते हैं 48 का, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है, अब 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम भी लेके आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और जब एनजीटी की स्थापना हो जाती है तो इसी की धारा 5 का जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है? 5 का। इसमें एनजीटी को अपील का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण से संबंधित मामलों में एनजीटी को अपील का प्रावधान किया गया है। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 का में। फिर
सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, ऐसी स्थिति में पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनमें क्या होती थी, समय पर सुनवाई नहीं हो पाती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 2010 में एक अधिनियम लेके आते हैं। कब लेके आते हैं, 2010 में। और उस अधिनियम का नाम होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। कब आता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी के तहत एनजीटी के गठन का प्रावधान किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ये वैश्विक स्तर पर प्रयास थे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, जिसमें व्यक्ति को क्या है, स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का। फिर अनुच्छेद 323 बी देखा हमने, 323 बी, ठीक है। 323 बी में हमने क्या देखा कि भैया की संसद है श्रम एवं पर्यावरण से संबंधित मामलों पर क्या बनाएगी, अधिकरण बनाएगी। फिर हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 देखा, इसके तहत 48 का जोड़ा गया जो नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लेके आए ताकि हम स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसी की धारा 5 का में एनजीटी को अपील का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, 2010 में पारित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित सामान्य परिचय, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 2010 में जो अधिनियम आता है उसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को हुई। तो ये डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि 18 अक्टूबर 2010 को किसकी स्थापना होती है, एनजीटी की स्थापना होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है। चूंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के माध्यम से होती है दोस्तों, तो इसका जो स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा, इसका स्वरूप हो जाएगा सांविधिक और स्वतंत्र निकाय। ये कैसा निकाय है, एनजीटी एक स्वतंत्र निकाय है और इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, सांविधिक स्वरूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये तो आपको पता है कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, परंतु आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित नहीं है। आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा वो ऑप्शन दे देंगे जहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित नहीं है। तो इसका क्षेत्रीय मुख्यालय 4 जगह स्थित है। कितने मुख्यालय, 4 क्षेत्रीय मुख्यालय। इसको कैसे, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। कौन कौन से हो जाएंगे, भोपाल अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और तमिलनाडु के चेन्नई में। इसे आप भोपू कोचे करके भी याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक आप क्या बना सकते हो, भोपू कोचे। तो भोप से हो जाएगा भोपाल, पू से हो जाएगा पुणे, को से हो जाएगा कोलकाता और चे से हो जाएगा चेन्नई। तो इसको अपन ऐसे याद कर लेते हैं, भोपू कोचे, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, भोपाल, भोपू कोचे। अब इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटान करना। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछेंगे कि एनजीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आप आंसर कर देना, पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटान करना। और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो पर्यावरण से संबंधित मामले होंगे उनको हम कितने माह में निपटाएंगे, 6 माह में निपटाएंगे। कितने माह में निपटाएंगे, 6 माह में निपटाएंगे। तो अभी हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई। तो पहला प्रश्न, एनजीटी की स्थापना कब हुई, आपका जवाब है 18 अक्टूबर 2010। दूसरा, एनजीटी का स्वरूप कैसा है, तो सांविधिक स्वरूप है, स्वतंत्र निकाय है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, भोपू कोचे, भो से भोपाल, पू से पुणे, को से कोलकाता, चे से चेन्नई। उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटान करना, जो कि 6 माह के अंतर्गत हमें करना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा थे। ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। याद इसलिए भी रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और आपका जवाब क्या होगा कि एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा थे। कौन थे, लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है। तो भैया एनजीटी के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो जो भी पर्यावरण का नुकसान करता था उसको क्या मारते थे, पंटा मारते थे, इसलिए उनको बोलते हैं लोकेश्वर सिंह पंटा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार, ठीक है। अभी एनजीटी में केवल 3 ही अध्यक्ष बने, पहले लोकेश्वर सिंह पंटा, दूसरे थे स्वतंत्र कुमार,
दूसरे कौन थे? स्वतंत्र कुमार, और तीसरे आदर्श कुमार गोयल। तो अभी तक एनजीटी में 3 ही अध्यक्ष बने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनजीटी में कौन अध्यक्ष नहीं रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा, दूसरे अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार और तीसरा आदर्श कुमार गोयल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि एनजीटी को किसका दर्जा प्राप्त है? एनजीटी को हाई कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, या अधीनस्थ न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? तो आपको याद रखना है कि एनजीटी को उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। मतलब राज्य में जैसे हाई कोर्ट होते हैं वैसे ही दर्जा किसको प्राप्त है? एनजीटी को प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा थे, द्वितीय अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार थे, तृतीय अध्यक्ष कौन थे? आदर्श कुमार गोयल थे। विशेष में क्या याद रखना है कि इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जो आपको विशेष के रूप में याद रखना है कि अभी तक पर्यावरण न्यायाधिकरण गठित करने वाले कितने? 3 ही देश हैं। और भारत कौन सा देश है? 3। तो आपके माइंड में प्रश्न है पहला और दूसरा कौन है? तो पहला ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा न्यूजीलैंड है। अर्थात पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण गठित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश है। कौन सा देश है? तीसरा देश है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले पर्यावरण पर न्यायाधिकरण गठित किस देश ने किया था? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर आपसे पूछा जाए कि दूसरा किसने गठित किया था? तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड। और फिर आपसे तीसरा पूछा जाए कि तीसरा कौन है? तो वो है हमारा भारत। ठीक है, तो हाईकोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है एनजीटी को, और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पर्यावरणीय न्यायाधिकरण गठित करने वाला तीसरा देश है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी धारा 3। किसकी धारा 3? जो अधिनियम आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो 2010 आया था, उसकी धारा 3 एनजीटी के गठन की बात करती है। किसके गठन की बात करती है? एनजीटी के गठन की बात करती है। और उसके तहत ये कहा गया है कि जो एनजीटी, उसका गठन कौन करेगा? उसका गठन करेगा केंद्र सरकार। तो एनजीटी का जो गठन है दोस्तों, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये अधिनियम की धारा 3 में ये लिखी गई है। धारा जो 4 है दोस्तों, वो संरचना के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, धारा 4। धारा 3 क्या बोल रहा है कि इसका जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। धारा 4 क्या कह रही है? संरचना के बारे में कह रही है। तो धारा 4 ये कहती है कि जो निकाय है, जो एनजीटी है, वो एक अध्यक्ष और न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर बना होगा। किससे? अध्यक्ष से, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य से बना होगा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम कितने न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे? 10। और अधिकतम कितने होंगे? 20 पूर्णकालिक या न्यायिक सदस्य, न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे। तो चलो, तो सबसे पहले तो भैया क्या बात हो गई? सबसे पहले तो ये बात हो गई कि एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि कुछ न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होंगे। तो इन्होंने बताया कि कितने न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होंगे? तो इन्होंने बोला कि आप कम से कम 10 रख लीजिए, आप कम से कम 10 न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य रख लीजिए। हमने बोला अधिकतम कितने रख सकते हैं? तो उन्होंने बोला भैया आप 20 अधिकतम रख लीजिए। तो एक अध्यक्ष के साथ आप कम से कम 10 रख लीजिए और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य रख लीजिए। तो ये इसकी संरचना हो गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी होती है? आपका जवाब हो जाएगा 10। अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपका जवाब हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, धारा 3 में हमने क्या देखा? धारा 3 में देखा कि ये जो नियुक्ति है, जो एनजीटी का गठन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। धारा 4 में हमने देखा स्ट्रक्चर में देखा एक अध्यक्ष, कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसका जो आपने बताया कि अध्यक्ष, ठीक है, तो अध्यक्ष की तो आपने चर्चा कर ली, तो अध्यक्ष कौन होगा वो तो हमने देख लिया, पर अध्यक्ष बनाया किसे जाएगा? तो इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो सेवानिवृत्त हो। तो इन्होंने अब 2 बातें करी, यहाँ पे समझना आवश्यक है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो रिटायर्ड हो। ठीक है, परंतु यदि आप हाई कोर्ट में जा रहे हो तो हाई कोर्ट का सीजे ही होगा। हाई कोर्ट का क्या होगा? सीजे होगा। अब वो सीजे 2 प्रकार से हो सकता है, या तो वो रिटायर्ड हो या भी वो वर्तमान में क्या कर रहा हो? कार्यरत हो। ठीक है, या तो कार्यरत हो या रिटायर्ड हो। तो देखिए, अध्यक्ष कैसे बनाएंगे? अध्यक्ष बना सकते हैं 2 जगह से, एक बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक बना सकते हैं हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा भैया? जो रिटायर्ड हो या
वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश हो। यहाँ याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केवल न्यायाधीश से काम चल जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो कार्यरत हो। परंतु हाई कोर्ट में तो आपको, अगर आप हाई कोर्ट से बनाना चाह रहे हो तो आप भैया किसको बनाओगे, मुख्य न्यायाधीश को ही बनाओगे। और वो मुख्य न्यायाधीश कैसा हो सकता है, या तो रिटायर्ड हो सकता है या वो कार्यरत हो सकता है। तो पहला प्रश्न, एनजीटी का अध्यक्ष होता है, आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान या सेवानिवृत्त, है ना। वर्तमान यानी अभी कार्यरत हो, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो चुका हो। दूसरा, न्यायिक सदस्य किससे बनाया जाएगा, तो भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी वर्तमान व सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या बनाया जा सकता है, न्यायिक सदस्य बनाया सकता है। ये बोल रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, कोई भी जज है उसे बना दूं, या हाई कोर्ट का कोई भी जज है उसे न्यायिक सदस्य बनाया जा सकता है। परंतु जब अध्यक्ष की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा या हाई कोर्ट का कौन होगा, सीजे होगा, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो कार्यरत हो। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब विशेषज्ञ सदस्य कौन होंगे, तो विशेषज्ञ सदस्य जो होंगे वो पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे, है ना, या जिन्हें कम से कम 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। कितना वर्ष का, 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, या सरकार के अधीन 5 वर्ष का पर्यावरण के मामलों के संदर्भ में उसे अनुभव हो। या तो पर्यावरण विशेषज्ञ हो, या 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, या सरकार के अधीन 5 वर्ष का पर्यावरण के संदर्भ में अनुभव हो। तो ये योग्यता थी, और योग्यता किस धारा में थी, योग्यता थी धारा 5 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धारा 6। अभी हमने पढ़ा था धारा 3। धारा 3 में क्या कहा गया भैया, कि जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर हमने पढ़ा धारा 4। धारा 4 में स्ट्रक्चर की बात करी, एक अध्यक्ष हो गए, ठीक है, कुछ न्यायिक सदस्य हो गए, कुछ विशेषज्ञ सदस्य हो गए, कम से कम 10 न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। ठीक है, फिर हमने योग्यता देखी। योग्यता कौन सी धारा में देखी, धारा 5 में देखी। धारा 5 में क्या बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन सकता है सेवानिवृत्त या कार्यरत, या हाई कोर्ट का सीजे बन सकता है अध्यक्ष, सेवानिवृत्त या न्यायाधीश। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश न्यायिक सदस्य बन सकता है, और किसी को विशेषज्ञ सदस्य बनना हो तो भैया पर्यावरण के मामलों में अनुभव हो, 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, या 5 वर्ष का सरकार के अधीन पर्यावरणीय मामलों में उसे अनुभव हो। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 6। धारा 6 जो है वो नियुक्ति के बारे में बात की थी, जिससे जो अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। क्योंकि एनजीटी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि एनजीटी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और आपका जवाब क्या होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है कि भैया जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से ही एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हमें याद भी रखना है कि भैया एनजीटी के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किसके परामर्श से करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। और जो न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य जो हम पढ़ के आएंगे भैया कम से कम 10 और अधिकतम क्या होंगे, 20 न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, एक चयन समिति बनाएगी। क्या बनाएगी, केंद्र सरकार एक चयन समिति बनाएगी। केंद्र सरकार क्या बनाएगी, एक चयन समिति बनाएगी इसकी नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्ष की नियुक्ति भी है किसके परामर्श पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। और न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों के लिए किसका गठन किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं धारा 7। धारा 7 है जो दोस्तों वो पद अवधि अर्थात कार्यकाल के बारे में बात करती। किसके बारे में बात करती, कार्यकाल। तो देखो सामान्यतः जो है भैया वो कितने वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, और जिसको जो अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ के आए, महिला बाल संरक्षण पढ़ के आए, तो उसमें आते पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे और 2 बार से अधिक उन्हें नियुक्ति नहीं किया सकेगा। परंतु एनजीटी के मामले में ऐसा नहीं है। एनजीटी में जो भी अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्त हो जाएगा उसे दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। वो कार्यकाल की चर्चा करें तो कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है 5 वर्ष का कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतम आयु, ये तो हमने देखा कि वो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। पर अधिकतम आयु के संदर्भ में आपको याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, अभी हमने देखा कि इसमें 3 तरीके के 3 जगह से नियुक्ति होती है। एक सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति होती है,
एक हाई कोर्ट से नियुक्ति होती है और एक विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति होती है। किसकी होती है? विशेषज्ञ सदस्यों की। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन तीनों के लिए अधिकतम आयु अलग अलग डिसाइड की। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अलग की, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उसके न्यायाधीश के लिए अलग की, और विशेषज्ञ सदस्यों के लिए अलग की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है तो इसके लिए जो अधिकतम आयु वो कितनी रखी? 70 वर्ष रखी। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष सदस्य बनेगा वो कितने वर्ष के पद तक अपने पद पर रहेगा? वो रहेगा भैया 70 वर्ष की आयु तक। हाई कोर्ट से कोई बनता है तो वो कितने वर्ष की आयु तक रहेगा? 67 वर्ष अर्थात 67 वर्ष की आयु तक रहेगा। और जो विशेषज्ञ सदस्य है वो कितने वर्ष की आयु तक रहेंगे? तो 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है यदि वह एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो वह अपने पद पर किस वर्ष तक की आयु तक बना रहेगा? तो आपका जवाब होगा 70 वर्ष। कि सर आपने हमें समझाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 70 वर्ष की आयु तक, हाई कोर्ट का सीजे या न्यायाधीश है वो 67 वर्ष तक, और विशेषज्ञ जो सदस्य हैं वो 65 वर्ष की आयु तक। विशेषज्ञ सदस्य कितने? 65 वर्ष। तो 70 वर्ष सुप्रीम कोर्ट, 67 वर्ष हाई कोर्ट, और विशेषज्ञ सदस्य कितने वर्ष तक पद धारण कर सकेंगे? 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा आईएमपी है, इसे याद रखिए आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है या रहा है, हमने देखा था भैया कि जो रिटायर्ड होंगे या कार्यरत होंगे, दो ही प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में की जा सकती है। एवं न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो 70 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा। तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू 70 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू 70 वर्ष। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है या है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो कितने वर्ष है? 67 वर्ष। मतलब हाई कोर्ट इज इक्वल टू 67 वर्ष, और विशेषज्ञ सदस्य 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं धारा 8 जिसमें हम बात करते हैं त्यागपत्र की। तो भैया जो अध्यक्ष है, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, वो किसको त्यागपत्र देंगे? केंद्र सरकार को त्यागपत्र देंगे। वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण धारा 9 में केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। त्यागपत्र धारा 8 के अंतर्गत किसको दिया जाता है? केंद्र सरकार को। वेतन एवं सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो भी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो धारा 10 है, धारा 10 बेसिकली अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के संबंध में प्रावधान करती है कि भैया कि जो अध्यक्ष होते हैं और जो न्यायिक सदस्य होते हैं उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के जांच एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटा सकती है। देखो भैया एनजीटी के जो भी अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बिना इन्हें हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। तो अगर इनको तुम्हें हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाइए। सुप्रीम कोर्ट जांच में यदि दोषी पाले तो इन्हें हटा सकते हैं, वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसी सलाह दे। इसके अलावा तो आप नहीं हटा सकते भैया। ठीक है, तो याद रखिए चूंकि एनजीटी क्या है? एक न्यायाधिकरण है। ठीक है, हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है, तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को आप तभी हटा सकते हो जब या तो उच्चतम न्यायालय जांच कर ले और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश क्या कर दे? सलाह दे दे। अब आधार क्या है हटाने के? तो भैया उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य को, या उसने ऐसे अपराध के अंतर्गत दोषी, माफ करिए दोषी नहीं, दोषी सिद्ध किया गया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो। बे शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो। ठीक है, या तो वो दिवालिया हो गया हो या ऐसे अपराध में दोषी पाया गया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो। वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो। उसने ऐसे वित्तीय अन्य हित अर्जित कर लिए हो जिसके उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या उसने अपना पद का सार्वजनिक दुरुपयोग किया। जो हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग में पढ़ के आए वही आधार है। एक जैसे आधार पे केंद्र सरकार इनको क्या कर सकती है? हटा सकती है। परंतु केंद्र सरकार के हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी भैया? जांच करेगी। और ऐसी सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। तभी तुम इनको क्या कर सकते हो? पद से हटा सकते हो। किससे हटा सकते हो? पद से हटा सकते हो धारा 10 के अंतर्गत। वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा। त्यागपत्र धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, केंद्र सरकार को दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं अपन आयोग के कार्य। ठीक है, तो आयोग क्या करता है दोस्तों? पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को प्रभावी
एवं जल्द निराकरण करना, मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका प्रभावी तरीके से निराकरण करना पहला, और जल्द करना, क्योंकि आपको पता है कि भैया क्या बोल रहा है, 6 माह के अंतर्गत इसके मतलब जो मामले हैं उनको निपटाया जाएगा। तो सीधा प्रश्न आएगा कि भैया एनजीटी को पर्यावरणीय मामलों को कितने माह के अंदर निपटाने का प्रावधान है, तो 6 माह के अंतर्गत। दूसरा, जंगलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, चूंकि जो वन है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, और एक जितनी भी क्षेत्रफल है उसके 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो जंगलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना एनजीटी का एक प्रमुख कार्य है। प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना, किसका, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना। पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना। अब पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून हैं, जैसे कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हो गया, ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 हो गया, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया। तो जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून हैं उनके क्या करना भैया, रक्षा करना। किसी नागरिकों के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना। यदि किसी नागरिक के अधिकार हो गए, अधिकारों का क्या हो गया, हनन हो गया, तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जागरूकता का प्रसार करना, भैया बताना कि ये पर्यावरण है उसका संरक्षण करो, इसके अगर संसाधनों का तुम क्षय करोगे तो भावी पीढ़ी के लिए अंजाम जो होंगे वो काफ़ी नकारात्मक होंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम कौन करता है, एनजीटी करता है। देश के आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराने का प्रयास करना, ये कोशिश करता है कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करा सके। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब पर्यावरण को जितनी भी गतिविधियां, जो मानव गतिविधियां हो जो नुकसान पहुंचाती है, उन्हें रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से क्या किया जा रहा है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो एनजीटी क्या कर देती है, ऐसे समझौतों को रद्द रख देती है। ठीक है, जैसे श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, जैसे यमुना नदी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था तो उन्होंने क्या किया था, फाइन चार्ज कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार पराली जलाने पर रोक, इस प्रकार के काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन कौन देती है, एनजीटी देती है, अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अधिकरण का जो न्यायिक क्षेत्र है, अब अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र पे करने वाले हैं। तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है और ये उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। तो अधिकरण के न्याय क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी विस्तृत है और उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किससे जुड़े हों, एनवायरमेंट से जुड़े हों, पर्यावरण से जुड़े हों। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये कैसा वैधानिक निकाय है, विधि बना के हमने इसका गठन किया है ना, तो ये कैसा निकाय हो गया, वैधानिक निकाय हो गया। तो एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार, मैंने बोला था पर्यावरण संरक्षण नियम की धारा 5 का क्या कहती, एनजीटी को अपील का प्रावधान करती है, अर्थात ये कैसा निकाय है, एक अपीलीय निकाय है, अपीलीय क्षेत्र अधिकारी जिसके तहत ये कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1960 में उल्लेखित न्याय प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। ठीक है, किसके लिए बाध्य नहीं है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1960 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। ठीक है, माफ करिए 1960 नहीं, ये 1908 है। ठीक है, 1908 के तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण क्षति के लिए पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। मान के चलो कोई पीड़ित व्यक्ति है, उस पर्यावरण प्रदूषण के कारण या कोई अन्य पर्यावरणीय क्षति हुई है तो उसको क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा क्या करवा सकता है, प्रदान करवा सकता है। अधिकरण संबंधित अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन न करने पर दंड दे सकता है। ये थोड़ा सा आईएमपी हो जाता है कि मान के चलो जो अधिनियम में वर्णित प्रावधान है, यदि अधिकरण क्या कर सकता है, अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भैया दंड भी दे सकता है, जैसे कि निश्चित समय के लिए कार्यवाही से अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। मतलब ये क्या कर सकता है, 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष का। फिर क्या कर सकता है भैया, आर्थिक दंड दे सकता है। कितना दे सकता है, 10 करोड़ तक का। तो 3 वर्ष का कारावास, ये याद रखना। आपसे पूछा प्रश्न जाएगा कि भैया क्या शक्तियां क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, तो ये कितने वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। कितना जुर्माना लगा सकता है, 10 करोड़। व्यक्तिगत तौर पे तो 10 करोड़ लगा सकता है, परंतु कंपनी की बात करें तो 25 करोड़
तक का जुर्माना ये लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए 3 वर्ष तक का कारावास, व्यक्तिगत तौर पे कितना 10 करोड़ और कंपनी के तौर पे 25 करोड़ तक का जुर्माना ये लगा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, जिसमें अधिकरण का न्याय क्षेत्र कैसा है, बृहद एवं विस्तृत है, उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल है। फिर हमने देखा कि भैया एक वैधानिक निकाय है, एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। फिर हमने देखा पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति के लिए पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। अधिकरण से संबंधित अधिनियम में वर्णित नियमों का पालन न करने पर दंड भी दे सकता है। कितना, 3 वर्ष तक का कारावास, व्यक्तिगत तौर पे 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और 25 करोड़ का कंपनी के रूप में कर सकता है। ठीक है, या वो 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना एक साथ भी कर सकता है, मतलब कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों भी दे सकता है। फिर आगे बढ़िए कि अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी, 90 दिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया एनजीटी ने जो आदेश दिया, एनजीटी ने जो निर्णय दिया, उसमें अपील कितने दिन के भीतर की जा सकेगी, तो उसमें जो अपील है वो 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन के भीतर की जा सकेगी, 90 दिन के भीतर इसमें अपील की जा सकेगी। अब देखो एनजीटी जो है वो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है। वो कौन कौन से हैं, अपन को पता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 में, तो इस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर एक्ट 1977, 3 साल बाद ही आ जाता है उपकर एक्ट, और 3 साल बाद जो उपकर एक्ट आता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, उसके तहत भी एनजीटी सुनवाई कर सकता है। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आता है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, और आपका जवाब क्या होगा, 1980 में। ठीक है, फिर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो भैया वो 1981 में आया था। तो ये भी याद रखना कि जल प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1974 में आया। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया, 1981 में आया। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को दोस्तों छाता विधान भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे छाता विधान भी कहा जाता है। फिर ठीक है, फिर याद रखो लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत ये सुनवाई कर सकता है। और जैव विविधता एक्ट 2002, तो जैव विविधता अधिनियम कब आता है, 2002, इसके तहत भी एनजीटी क्या कर सकता है, नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इसमें किसके तहत सुनवाई नहीं कर सकता, तो आपके पास मिल गए 7। वो 7 कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर एक्ट 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व अधिनियम 1991 और जैव विविधता एक्ट 2002। ठीक है, उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और यदि एनजीटी के विरुद्ध आपको अपील करना है तो कितने दिनों में करोगे, 90 दिनों के भीतर करोगे। कितने वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। कितना जुर्माना आरोपित कर सकता है, व्यक्तिगत तौर पे 10 करोड़ तक का, कंपनी पे कितना कर सकता है, 25 करोड़ तक का। ठीक है, कितना कर सकता है, 25 करोड़ तक का। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय देख लेते हैं जो किसने दिए भैया, जो एनजीटी ने दिए। 2012 में पोस्को एक कंपनी है और उड़ीसा सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत वहाँ पे एक स्टील प्लांट स्थापित किया जा रहा था। तो उसके तहत क्या हुआ, उस एनजीटी ने देखा था यहाँ तो बहुत काफ़ी पर्यावरणीय नुकसान होने वाला है, तो उस समझौते को निरस्त कर दिया था। 2012 में खुले में कचरा जलाने पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया एनजीटी ने कि भैया 2012 के बाद आप खुले में कचरा नहीं जला सकते। 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया। भैया जो याचिका अपने पढ़ाता है कि यदि किसी याचिका करता है, कोई पीड़ित है, उसे पर्यावरणीय क्षति होती है तो उसे मुआवजा कौन दिलवा सकता है, एनजीटी दिलवा सकता है। 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी कि 10 वर्ष से अधिक जितने भी पुराने डीजल वाहन हैं अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 2017 में दिल्ली में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल के दौरान पर्यावरण की अनदेखी के कारण क्या 5 करोड़ का जुर्माना, क्योंकि यमुना नदी को काफ़ी प्रदूषित हुआ था, काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो कितना आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग है उस पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। ठीक है दोस्तों,
ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय थे जो कि एनजीटी ने दिए थे। अब तक के अध्यक्ष की चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था कि एनजीटी में 3 अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा, दूसरे थे स्वतंत्र कुमार और वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल। तो लोकेश्वर सिंह पंटा या पंत, स्वतंत्र कुमार और आदर्श कुमार गोयल, ये था हमारा एनजीटी का। ठीक है, एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज में देख लेते हैं दोस्तों कि भैया जो एनजीटी है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के अंतर्गत। कौन ने की भैया? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था धारा 3 के अंतर्गत। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। फिर हमने देखा संरचना देखी हमने कौन सी? धारा 4 में। फिर संरचना में हमने देखा कि एक अध्यक्ष होता है, कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ कैसे सदस्य होते हैं? विशेषज्ञ सदस्य। जो न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे वो कम से कम 10 होंगे और अधिकतम कितने होंगे दोस्तों? 20 सदस्य होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि भैया इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4 हैं। उसका नाम क्या बोला था? भोपू कोचे, मतलब भोपाल। ठीक है, भो से पुणे, भोपू कोचे कोलकाता और चेन्नई। और क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि इसे हाईकोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। पर्यावरण न्यायाधिकरण गठित करने वाला भारत कौन सा देश है? भैया 3rd देश है। पहले और दूसरे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भैया इसके अलावा देश हैं। फिर हमने देखा था भैया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा थे। वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, फिर हमने बोला था भैया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का सीजे, जो कि क्या हो सकता है भैया? रिटायर्ड हो सकता है, कार्यरत होता है, उसे अध्यक्ष बनाएंगे। न्यायिक सदस्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। और विशेषज्ञ सदस्य कैसे बनाएंगे? विशेषज्ञ सदस्य ऐसे व्यक्ति बनाएंगे जिसे पर्यावरण मामलों का ज्ञान हो, 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो और 5 वर्ष का क्या हो? पर्यावरण से संबंधित मामलों का अनुभव हो। फिर हमने कार्यकाल एवं सेवा शर्तें देखी थी। तो भैया कार्यकाल कितना है? बेसिकली 5 वर्ष का है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश बनेगा वो 70 वर्ष की आयु तक, हाई कोर्ट का जो भी सीजे या न्यायाधीश बनेगा वो 67 वर्ष तक, और जो विशेषज्ञ सदस्य होगा वो कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक की आयु पर रह सकता है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो सेवा शर्तों का जो निर्धारण है दोस्तों वो कौन ने किया? केंद्र सरकार के द्वारा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, फिर हमने देखा त्यागपत्र किसको देंगे भैया? केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार क्या कर सकती है? अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है, न्यायिक सदस्यों को, परंतु उससे पहले क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी दोस्तों? जांच करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? परामर्श देगा कि इसको हटा दो, तब आप हटा पाएंगे। कुछ अपन ने आधार देखे थे। फिर उसके बाद अपन ने आयोग के कार्य देखे थे, पर्यावरण की रक्षा करना, मामलों की सुनवाई करना, क्षतिपूर्ति करना आदि। फिर हमने शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र देखे। तो अपन ने बोला था भैया बृहद अधिकार क्षेत्र हैं, अपीली क्षेत्र अधिकार भी ऐसे हैं, क्योंकि 5 का बोलता है पर्यावरण संरक्षण का कि भैया एनजीटी को अपील कर सकते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं 1908 के अंतर्गत। ठीक है, और न्यायालय प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्याय प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, 25 करोड़ कंपनी के ऊपर जुर्माना लगा सकता है। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी तो कितने दिनों के भीतर करोगे? 90 दिनों के भीतर करोगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ अधिनियम है जिसके अंतर्गत यह कर सकता है, सुनवाई करने का अधिकार रखता है, जिनमें जल प्रदूषण अधिनियम, उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, इस प्रकार के हमने 7 अधिनियम देखे थे। तो दोस्तों ये था हमारा एनजीटी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।